चलिए देखिए ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट स्टेशनरी चार्ज, ये भी कंडीशन है, पॉइंट चार्ज है और क्या है स्टेशनरी, दो कंडीशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट स्टेशनरी चार्ज is directly proportional to product of magnitude of 2 point charges, right? Product of magnitude of 2 point charges and inversely proportional to square of distance between them, and inversely proportional to square of distance between them, है ना? ये चीज लिख लीजिए आप, ये जो मैथमेटिक्स का रिजल्ट है इसे फॉरवर्ड में लिख लीजिए, देन इट बिकम स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम सुना। चलिए इस मैथमेटिक्स का रिजल्ट को लिखते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स electrostatic force between 2 point charge, electrostatic force between 2 stationary point charge, इसमें एक और डाउट जोड़ दीजिए, stationary point charge क्योंकि moving charge produce magnetic also, so it experience magnetic force. Electrostatic force between two stationary point charge. Stationary point charge. Point charge is directly proportional to proportional to product of magnitude of 2 point charges. Directly proportional to product of magnitude of 2 point charges. 2 point charges. 2 point charges and inversely proportional to square of distance between them, ठीक है, square of distance between them, है ना, ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो जैसे आ जाएगी स्टेट मार्क्स ला तो क्या लिखेगा, ये स्टेटमेंट लिखना होगा आपको, है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point charge is directly proportional to product of magnitude of 2 point charges and inversely proportional to the square of distance between them, है। उसके बाद पे एक फिगर बनाना होगा, ठीक है, और यहाँ तक आपको लिखना होगा, ठीक है। अब चलिए ये तो कूलम्ब लॉ हो गया, है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इधर आप कर दें, है, लेफ्ट साइड। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कांस्टेंट, या इसी में पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसे में भी पढ़ा जाएगा, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो दो चीज पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए
तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, जैसे पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज Q1 है, एक पॉइंट चार्ज Q2, तो वी हैव टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, Q1 Q2 दो स्टेशनरी चार्ज है ना, ठीक है, और पॉइंट चार्ज इनके बीच डिस्टेंस क्या है R, तो इनके बीच मानते हैं क्या वैक्यूम, इसके बीच क्या है वैक्यूम है, अगर वैक्यूम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस टू पॉइंट चार्ज, बिटवीन दिस टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज किसके बराबर होगा बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज की वैल्यू आपने सीखा था इन वैक्यूम, इसमें लिखते हैं वैक्यूम में लिखते हैं, ठीक है, एयर में लिखते हैं, तो वैक्यूम में वैल्यू किसके बराबर होती है, वैक्यूम में वैल्यू जो है F नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना, ये भी आपने डिराइव किया, ठीक है, ये होता है। अब हम क्या करते हैं, इनके बीच कोई डायरेक्टिव मीडियम फिट कर देते हैं, आप कोई डायरेक्टिव मीडियम कोई मीडियम फिट कर दीजिए, ठीक है, अब इनके बीच क्या करते हैं, कोई मीडियम फिट कर देते हैं, तो जैसे मानते हैं कि पेपर भर दिया है या ऊन भर दिया है, इसके बीच क्या करते हैं, एक हम मीडियम फिट कर देते हैं, ठीक है, लाइक ऊन, पेपर, वाटर एक्सेट्रा, कोई भी आप मीडियम भर दीजिए, इसमें मीडियम भर देंगे, ठीक है, अब इस मीडियम की वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट थी, इसकी परमिटिविटी मानिए जो मीडियम है इसकी परमिटिविटी क्या है एप्सिलॉन, जो मीडियम आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जो मीडियम आप फिल कर रहे हैं बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, उस मीडियम की परमिटिविटी क्या है एप्सिलॉन है, उसकी परमिटिविटी क्या है एप्सिलॉन है। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा बताइए, डिस्टेंस हम वही रखते हैं 400 माइक्रो वही रखते हैं, डिस्टेंस आपका कितना R है, चार्ज Q1 Q2 है, ठीक है, अब जो है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, इस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, तो दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो जाएगा ना। जैसे वैक्यूम था तो हमने वैक्यूम की परमिटिविटी ली, अब मीडियम है तो मीडियम की परमिटिविटी लीजिएगा, है, जैसे हम वैक्यूम फिट किए थे तो हमने परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम यूज किया, अब यहाँ हम मीडियम फिट कर रहे हैं तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम की जरूरत है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करें डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, इसको डिवाइड करिए, तो जब डिवाइड करिएगा इक्वेशन 1 एक डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ठीक है, जब इसको डिवाइड करिएगा तो क्या मिल जाएगा, है ये हो जाएगा आपका F नॉट अपॉन F, क्या मिल जाएगा F नॉट अपॉन F हो जाएगा, ठीक है, F नॉट अपॉन F, अब F नॉट की वैल्यू रखते हैं, F की वैल्यू रखते हैं, तो चलिए रखिए F नॉट की वैल्यू कितना होती है, F नॉट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है Q1 Q2 बाय R स्क्वायर ना, F की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन है Q1 Q2 बाय R स्क्वायर ना, ठीक है, तो 1/4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचता है F नॉट अपॉन F, देखिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, यहाँ एप्सिलॉन बच रहा है ना, क्या मतलब बताइए, यहाँ पर 1/एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है 1/एप्सिलॉन ना, तो जैसे अपान कपान है, जैसे ए अपान बी है, जैसे मानते हैं ए अपान बी है, अपान सी अपान डी है, तो क्या होता है बाहर बाहर मल्टीप्लाई होता है और अंदर अंदर मल्टीप्लाई होता है ना, है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा F नॉट अपॉन F इक्वल हो जाएगा
1 into एप्सिलॉन अपॉन 1 into एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस तरह से एफ नॉट अपॉन एफ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन, है ना, ठीक है। तो एफ नॉट बाय एफ किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना बताओ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपने लिखा था 8.85 into 10 raised power minus 12, 8.85 into 10 raised power minus 12 है, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर माइनस 2 हमने लिखा है ना। तो वैक्यूम की परमिटिविटी क्या है, फिक्स है, वैक्यूम की परमिटिविटी क्या है, फिक्स है। इस टाइप से कोई भी मीडियम होगा वो उसकी परमिटिविटी फिक्स होगी ना, कोई भी मीडियम होगा उसकी परमिटिविटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी ना। जैसे वैक्यूम है तो वैक्यूम की परमिटिविटी कांस्टेंट है, इस तरह से आप कोई मीडियम लीजिएगा तो उसकी भी परमिटिविटी कांस्टेंट होगी है, ठीक है। तो जब तो कहने वाले एप्सिलॉन कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट दोनों कांस्टेंट है। जब दोनों कांस्टेंट है तो दो कांस्टेंट का रेशियो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, दो कांस्टेंट का रेशियो क्या होता है बताओ, एक कांस्टेंट होता है ना। जैसे मानते हैं एक कांस्टेंट 5 से 25 है और दूसरा कांस्टेंट आपका 5 है, तो देखिए 25 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, जिनको डिवाइड करके क्या मिलेगा 5 भी कांस्टेंट है, 5 के मतलब कांस्टेंट ना। तो रेशियो ऑफ टू कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट ना। तो एप्सिलॉन कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इनका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इनका रेशियो क्या होगा बताओ, कांस्टेंट ना। तो ये एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी ना। तो इस कांस्टेंट क्वांटिटी किससे निकालते हैं, कैपिटल के से निकालते हैं, ये क्या चीज है, कांस्टेंट है ना, ये कैपिटल के से निकाला जाएगा। और इस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, ये चीज कर लेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के से दिखाते हैं, ठीक है। या इसे हम क्या कहेंगे, इस कांस्टेंट को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, क्या कहेंगे, क्योंकि ये दो मीडियम की परमिटिविटी का रेशियो है, ये क्या चीज़ है बताओ, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ टू मीडियम, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है बताओ, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ टू मीडियम ना, ठीक है। देखिए एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ टू मीडियम। जब दो मीडियम की परमिटिविटी का रेशियो तो क्या कहलाएगा, रिलेटिव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका दूसरा नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी को स्मॉल आर से दिखाते हैं, क्या एप्सिलॉन आर से दिखाएंगे। इसका दूसरा नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी है, परमिटिविटी, ठीक है। अच्छा, इसको और किसके नाम से जानते हैं, अभी हम कैपेसिटर के चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये वैल्यू जो है रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस ऑफ कैपेसिटर्स फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक्स एंड वैक्यूम, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर फील्ड विद मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर फील्ड विद वैक्यूम के बराबर होता है। तो के की वैल्यू जो है C/C नॉट होता है। अभी आगे प्रूव करिएगा के का मान किसके बराबर होता है, एक कैपेसिटर के चैप्टर प्रूव करेंगे, इसकी वैल्यू C/C नॉट होता है। C क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर, C नॉट क्या है, वैक्यूम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम कैपेसिटर है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम कैपेसिटर, ठीक है। तो इसलिए इसका तो K की वैल्यू C/C नॉट भी होता है, K की वैल्यू क्या होगा अभी हम दिखाएंगे, K की वैल्यू C/C नॉट होता है। इसलिए इसका दूसरा नाम है इसको जो है क्या कहते हैं, इसका नाम स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है मतलब स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है। तो तीन वर्ड आपके क्वेश्चन में मिल सकता है, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी मिल सकता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल सकता है, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी मिल सकती है, तीनों का ठीक है। तो हाउ यू डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेगा बताइए, या रिलेटिव परमिटिविटी कैसे डिफाइन करेगा, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट क्वांटिटी नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। के का मान किसके बराबर आ जा रहा है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ना, के की वैल्यू जो है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो ये क्या बता रहा है बताओ
K is the ratio of permittivity of medium to the permittivity of vacuum ना, तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो चलिए इधर रख कर दें लेफ्ट साइड रख करें सनन इसके डेफिनेशन क्या बनेंगे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिखे द रेशियो ऑफ permittivity of medium permittivity of medium ratio of permittivity of medium to the permittivity of vacuum to the permittivity of vacuum to the permittivity of vacuum is always constant this constant quantity known as this constant quantity is known as dielectric constant इस constant quantity क्या कहते हैं dielectric constant ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k की वैल्यू क्या होगा बताओ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन ठीक है ठीक है कार्डिक डेफिनेशन है। अब चलिए k की जो वैल्यू होती है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान होता है वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट is always greater than equal to 1 इसके वैल्यू एक से हमेशा एक इक्वल या एक से बड़ा हां वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट is always greater than equal to always greater than or equal to 1 ठीक है। तो k is greater than equal to 1 k का मान क्या होगा तब एक से के बराबर होगा या फिर एक से बड़ा होगा ठीक है। तो देखिए जैसे k का मान 1 किसके लिए होता है वैक्यूम के लिए होगा k का मान किसके लिए होगा वैक्यूम के लिए ठीक है। तो k 1 फॉर वैक्यूम ये जो है वैक्यूम के लिए 1 होगा K1 होता है वैक्यूम के लिए वैल्यू 1 होती है। अब K की वैल्यू जो है 1.0049 होता है फॉर एयर ये एयर के लिए क्या होता है 1.0049 है। तो ये क्या मतलब वेरी क्लोज टू वैक्यूम ये वैल्यू क्या मतलब वेरी क्लोज टू वैक्यूम इसलिए एयर और वैक्यूम का फोर्स हम सेम ले लेते हैं ठीक है। अच्छा k का मान क्या होता है बताइए k का मान जो है जैसे 20 होगा फॉर एसीटोन ले लीजिए तो इसके लिए k का मान क्या होगा k का मान जो है 81 होता है फॉर वाटर के लिए वैल्यू क्या होती है बताओ 81 ठीक है। जैसे गिलास है तो इसकी वैल्यू 3.5 होगा है ठीक। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 से ज़्यादा होती है। तो हम क्या दे रहे हैं वाटर के लिए वैल्यू सबसे ज़्यादा वाटर के लिए वैल्यू क्या है सबसे ज़्यादा ना ठीक है। और चलिए बात ये तो अगर कोई डायरेक्टिव मीडियम भरेंगे अच्छा चलिए अब फोर्स का मान क्या हो जाएगा तो देखिए k इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट है यहाँ से एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा मतलब यहाँ से एप्सिलॉन इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट k ना तो k इक्वल टू क्या होता है k इक्वल टू आपका एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट है k इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट ना यहाँ से एप्सिलॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट k हो जाएगा। ये वैल्यू क्या करते हैं कूलम्ब लॉ में रख देते हैं। कूलम्ब लॉ क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन ना और q1 q2 बाय r2 ये ना इससे वैल्यू रख दीजिए ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बताओ
F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, एप्सिलॉन नॉट k और फिर Q1 Q2 बाय R, Q1 Q2 बाय R, है ना? ठीक है, तो देखिए आप जो है इसमें k बाहर कर लेते हैं तो 1/k, और ये आपका जनरल फार्मूला कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ का जनरल फार्मूला है ना? ठीक है, यू कैन अप्लाई यूज दिस फार्मूला फॉर एनी वेक्टर, ठीक है? अच्छा k का मान जो है यहाँ पर ले लीजिए, जैसे k का मान इनफाइनाइट होता है फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, है या कंडक्टर, कंडक्टर के लिए मेटल और कंडक्टर, मेटल या कंडक्टर के लिए k का मान क्या होता है इनफाइनाइट होता है, ठीक है? k का वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है? मेटल के लिए होता है, कंडक्टर के लिए होता है, ठीक है? तो देखिए कूलम्ब्स लॉ हो गया, अब ये आपका कूलम्ब्स लॉ हो गया, तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ये कूलम्ब्स लॉ का जनरल फॉर्म, ठीक है? तो इसको आप ये जो है कहीं भी कर सकते। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, अब जो है जैसे इसमें 1/k हम अलग कर देते हैं। अब जैसे इसमें दो पार्ट हमने लिखा है, एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा है, एक पार्ट हमने क्या लिखा है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दूसरा पार्ट क्या लिखा है इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना, ठीक है? तो अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है तो यहाँ तक आप डिस्कस करिएगा, है? और उसके बाद जो है जैसे इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आता है तो इसके बाद का जो टर्म होगा वो उसमें डिस्कस किया जाएगा, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट आ जाइए, इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यह एक डेफिनेशन इलेक्ट्रोडायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दे देते तब पढ़ते हैं, एक डेफिनेशन होता है, क्योंकि कभी-कभी डेफिनेशन पूछा जाता है, राइट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन एक तो आपने परमिटिविटी के टर्म में बताया है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के टर्म में बताया है, दूसरा जो है फोर्स के टर्म में भी पूछा जाता है, ठीक है? तो चलिए फोर्स के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा था कि F नॉट बाई F की वैल्यू क्या होती है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ फोर्स, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ फोर्स, कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टर्म में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो आपने देखिए ये डिराइव किया था, k इक्वल टू क्या डिराइव किया था, k इक्वल टू हमने निकाला था F नॉट अपॉन F इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये ना पीछे डिराइव किया था, तो इसका यूज करके आपने डिफाइन कर लिया यहाँ पर, ठीक है? अब इस रिलेशन को यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं इतने पार्ट पर और डिफाइन करेंगे, ठीक है? कितने पार्ट, कितने पार्ट, कौन सा सही है वो वाला, ये K20 के आगे, ये K20 के आगे, K20 Q1 है, ये एसीटोन है, एसीटोन ACETONE, एसीटोन। तो चलिए आप है जैसे इसका यूज करके हमने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन किया था, अब हम इसका यूज करके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो ये क्या चीज है बताओ, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये क्या चीज है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना इन वैक्यूम टू द डायलेक्ट्रिक मीडियम, ये क्या चीज बताओ, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द सेम टू पॉइंट चार्ज इन डायलेक्ट्रिक मीडियम, इनडायरेक्ट मीडियम ना या मीडियम में, ठीक? तो चलिए इसके लिए इसका यूज करके डिफाइन करते हैं। तो देखिए k को हमने क्या डिराइव किया था, k को हमने डिराइव किया था F नॉट बाई F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम,
ये आपकी डेफिनेशन बन जाएगी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two point charge, between two point stationary charge, between two stationary point charge, between two stationary point charge. The ratio of electrostatic force between two stationary point charge placed in medium. To the electrostatic force, placed in vacuum. Pile क्या है? Vacuum method है. Placed in vacuum. To the electrostatic force. To the electrostatic force. Placed in medium. Electrostatic force between the same two point charge. Between the same two point charge at the same time. Between the same two point charge. Same two point charge. At same distance. Same distance. Place in weight is constant. This constant quantity will be gravity. This constant quantity. This constant quantity is known as dielectric constant. Dielectric constant. तो dielectric constant के लिए क्या होता है? ये होता है F naught by U. क्या होता है? F naught by U is F naught. ठीक है? चलिए देखो